हेलो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। हम सर्जरी पार्ट टू आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो अपलोडेड है सर्जरी पार्ट जनरल सर्जरी पार्ट वन में। ये जनरल सर्जरी पार्ट टू है और हम पढ़ेंगे सूचर मटेरियल एब्जॉर्बेबल तक हमने पढ़ लिया है, उससे आगे पढ़ेंगे। अभी अगर आपको वीडियो ये ठीक लग रहा है तो इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, है ना, जिससे पता चलेगा कि हाँ कोई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, कुछ कमेंट कर सकते हैं या कोई सजेशन दे सकते हैं कि कैसे इसको और बेटर किया जा सके। ऐसे आइडिया नहीं लग पा रहा है। कुछ लोग जनरल सर्जरी पार्ट वन ज़्यादा लोगों ने देखा, पैरासिटोलॉजी जनरल पैरासिटोलॉजी कम लोगों ने देखा। तो ये चीज़ें ऐसी लग रही है कि हाँ चलो फ्री है, थोड़ा मन हुआ देख लिए, नहीं देखा, मतलब सीरियसनेस नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो पेड लेक्चर बेचते हैं उनमें सीरियसनेस ज़्यादा होती है। खैर कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं सर्जरी टू की। यहाँ तक हमने पढ़ा था पहले एब्जॉर्बेबल सूचर्स की बात कर रहे हैं। कैटगट कैटगट को पढ़ते हैं। ये जो पीडीएफ है, ये जो लेक्चर है, ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की क्योंकि समय कम है। जो स्टूडेंट्स हैं फोर्थ ईयर के वो तो चलिए नोट्स बना सकते हैं, आप नोट्स ना बनाएं। ये सेम चीज़ को मैं डाउनलोड करके और पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। जो नीचे एक लिंक है ना, आप उस लिंक पे क्लिक कर दें और ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, है ना। मैं देख रहा हूँ कि अगर ग्रुप को क्रिएट किया जाए तो ग्रुप में जो बाद में ऐड होते हैं उनको पहले मिल नहीं पाता है, तो मैं इसका कुछ अल्टरनेट कर रहा हूँ और आपको मिल जाएगा सारा, पीडीएफ मिल जाएगा। इसको बस पढ़ लें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लिख लें। वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा, अगर राइटिंग समझ में आ रही है तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैटगट से। कैटगट में इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो ये याद रखना है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप। शीप के स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा से ऑब्टेन किया जा सकता है, या सेरोसल या सेरोसा लेयर जो है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ बोवाइन, इन दोनों से बनता है। तो ये याद होना चाहिए कि कैटगट ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो इन दोनों से भी ऑब्टेन हो जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजोल्यूशन टाइम की बात करें, डिजोल्यूशन टाइम वो है 10 डेज, 10 दिन तक ये डिज़ोल्व हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर 10 दिन में डिज़ोल्व हो जाता है और 10 दिन में वुंड हील नहीं हो पाया तो ये तो डिज़ोल्व हो जाएगा, तो वो जो इंसिजन साइट है ये ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको ट्रीट कर देते हैं। मतलब जो कैटगट है इज ट्रीटेड विद आयोडीन, टैनिन और क्रोमिक एसिड। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्रीट किया क्यों है, तो ये याद होना चाहिए ऑलरेडी। फॉर इंक्रीजिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको ट्रीट कर देंगे। अब ये इसमें क्रोमिक एसिड इंपॉर्टेंट है। क्रोमिक एसिड के कारण ही अब इसको, जो ट्रीटेड हो चुका है, थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया, अब इसको बोलते हैं क्रोमिक कैटगट। और यही यूज होता है जनरली। नॉर्मल वाला तो अब नॉर्मल कैटगट, प्लेन कैटगट यूज भी नहीं होता। अब ये क्रोमिक कैटगट अलग अलग टाइप के हैं। एक है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। ये जो टाइप ए है इसको बोलते हैं प्लेन, ये प्लेन है। टाइप बी है, ये है माइल्ड क्रोमिक।
टाइप सी है मीडियम क्रोमिक और टाइप डी है एक्स्ट्रा क्रोमिक। ये दोनों ही मोस्टली यूज होते हैं। प्लेन कैटगट है, लूज कर जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं कि लूजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ इन 5 दिन में ये लूज कर जाएगा, ये 10 डेज में लूज कर जाएगा, ये 20 डेज में लूज कर जाएगा और ये 40 डे में लूज करेगा अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये जैसे जैसे क्रोमिसिटी ज़्यादा हुआ है वैसे वैसे इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया है और प्लेन से मीडियम, माइल्ड, मीडियम, एक्स्ट्रा क्रोमिक कैटगट कहलाने लगा। एक डिसएडवांटेज इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये है कि कैपिलरी एक्शन होता है इसमें, ठीक है, और दूसरा है कि टिश्यू रिएक्शन भी ये करता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं क्रोमिक कैटगट या कैटगट के। ऑब्जर्वेबल टाइप का सूचर था ना, ठीक है। नेक्स्ट बस नाम देख लेते हैं बस ऊपर ऊपर से। जो दूसरा है, एक है कंगारू टेंडन, है ना। ये जो कंगारू टेंडन है, ये कंगारू टेंडन मिलता है वो टेल ऑफ कंगारू से। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लेना है कि ये यूज्ड इन हर्निया, है ना, हर्निया में यूज होता है। कोई कोई यूज करते हैं हर्निया रिपेयर करने के लिए, इसको यूज करते हैं, या जॉइंट कैप्सूल के लिए हर्निया, या ऐसा लिखते हैं जॉइंट कैप्सूल रिपेयर। अगले की बात करते हैं, बस इनका नाम देख लेंगे बस। FAS फैसियालाटा, ये बोवाइन फैसियालाटा से मिलता है। इसके बाद बात करते हैं एक सिंथेटिक PGA की, ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है सिंथेटिक PGA। ये पॉलीमर है ग्लाइकोलिक एसिड का। सिंस ये ग्लाइकोलिक एसिड का पॉलीमर है तो एब्जॉर्प्शन टाइम या इसका होगा वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 100 to 200 डेज है इसका एब्जॉर्प्शन टाइम। तो एब्जॉर्प्शन टाइम बहुत ज़्यादा है इसका सिंथेटिक PGA का। अब आया एक इम्पॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं विक्रेल। नाम है इसका विक्रेल। ये बहुत फेमस क्यों है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स याद करेंगे। ये है पॉली गैलेक्टिन 910। ऐसा इसका नाम है पॉलीगैलेक्टिन 910। इसमें 91 का क्या मतलब है? 9 का मतलब है कि 9 पोर्शन, है ना। मतलब अगर इसको देखें तो ये सबसे पहले तो ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, इन दोनों का रेशियो है 9:1, इसीलिए है 91, है ना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन टाइम लिख लेते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम 40 to 90 डेज है। देखिए, जो अभी करंट में ICAR इस साल दे रहे हैं उनके पास तो इतना समय नहीं है, लेकिन अगर जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि हम और इन डेप्थ पढ़ लें जल्दी से, है ना, उनको कोई जल्दीबाजी नहीं है पर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो वो रेफर कर सकते हैं बुक। वो है रूमिनेंट सर्जरी बाय RPS त्यागी, है ना। वो ये बुक रेफर कर सकते हैं। मैंने भी उसी बुक से पढ़ के ये नोट्स वगैरह बनाया है, और वो बुक काफ़ी बेटर है। ये जो मैं बता रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा डिटेल में अभी वाले तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो जिनके पास समय बहुत ज़्यादा है, वो इस साल नहीं नेक्स्ट साल को देख रहे हैं, तो वो
बुक रेफर कर सकते हैं पूरे सर्जरी के लिए, क्योंकि सर्जरी से करीब करीब 18 क्वेश्चन आते हैं। आप ये इस बुक को पढ़ें, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी नोट्स पढ़ लें और बुक को भी रेफर करें। अगला देखते हैं पीडीएस, पॉली डायक्सैनोन। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम भी काफ़ी ठीक है, एब्जॉर्प्शन टाइम है 90 to 120 डेज। ये भी सिंथेटिक है। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर को देख लेते हैं। पहले तो है, सबसे पहले सिल्क है, तो ये पता ही है कहाँ से मिलता है, कोकून होता है उससे ऑब्टेन होता है। दूसरा है हॉर्स हेयर, बस नाम याद होना चाहिए और कुछ, और ये देख के भी पता चल जाता है कि ये नॉन एब्जॉर्बेबल है, तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। इसके अलावा कुछ मेटेलिक होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो जाएगा, है ना, तो ये सब है मेटेलिक। अब ये जो है सिल्क है, हॉर्स है, या मेटेलिक जो है, जो भी मेटेलिक है, ये मेटेलिक, ये सब तो नेचुरल हैं। इसमें भी आते हैं सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल। सिंथेटिक में कौन कौन है नॉन एब्जॉर्बेबल, तो बहुत कॉमनली यूज होता है नाइलॉन, स्किन सूचर वगैरह के लिए यूज करते हैं। पॉलिस्टर, पॉली इथाइलिन, है ना, टेरिलिन। सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें याद करना जरूरी नहीं है, बस एक बार देख लेना है कि हाँ सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल कौन है, और ये तो याद रह ही जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें पीडीएस इंपॉर्टेंट है, पीडीएस के बारे में और भी पढ़ा जा सकता है, तो पीडीएस ठीक है। और इसके अलावा विक्रिल जो है, विक्रिल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। पीडीएस से एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, आई थिंक 2023 में ही आया हुआ है, कि ये सिंथेटिक तो है ही, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने। इन्होंने पूछा कि बताओ ये कैसा है, तो ये मोनोफिलामेंट है ना, मोनोफिलामेंट है ये पीडीएस, पॉली डायक्सैनोन। चलिए ठीक है। विक्रिल भी ऑप्शन में था, विक्रिल नहीं है ना, विक्रिल ब्रेडेड सूचर है, और ये सिंपल नहीं है ना, मल्टी फिलामेंट है। चलिए ठीक। अब कुछ डिहाइड्रेशन की तरफ बात करते हैं। अगला टॉपिक ये सूचर मटेरियल ख़त्म हो जाता है। डिहाइड्रेशन में देखते हैं, जनरल सर्जरी का अगला पोर्शन है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये पैथोलॉजी में जैसे बार बार आता था, बर्न्स, है ना, स्काल्ड, उसी टाइप से इसमें भी बहुत सारा है। सबको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। डिहाइड्रेशन जो है, इसके लिए ऑलरेडी ये पता होगा पहले से ही कि जो मोस्ट एबंडेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सबसे मोस्ट एबंडेंट आयन कौन सा होता है, तो वो सोडियम होता है। और फिजियोलॉजिकल जो पीएच होता है शरीर का, है ना, अरे कैसे घूम रहा है ये, और फिजियोलॉजिकल पीएच है जो शरीर का हो, वो 7.35 से 7.45। ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है। ठीक है। डिहाइड्रेशन की बात करें तो ये 3 टाइप का होता है। नंबर 1 हाइपोटोनिक, नंबर 2 आइसोटोनिक, और नंबर 3 हाइपोटोनिक। जो हाइपोटोनिक होगा, इसमें सोडियम का जो लॉस होगा ना, सोडियम लॉस इज मोर, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर है।
वाटर से ज़्यादा सोडियम का अगर लॉस हो जाए तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, इसमें सोडियम और वाटर इक्वल लॉस हो जाएगा। देयर इज इक्वल लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड सिमिलरली इन हाइपोटोनिक वाटर लॉस इज मोर देन सोडियम। ठीक है। फ्लूइड क्या, जब डिहाइड्रेशन होता है तो हम जाते हैं फ्लूइड थेरेपी पे। तो जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स की बात कर लें, फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, एक है क्रिस्टलॉइड और होते हैं कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलॉइड कब काम आते हैं और ये कब काम आते हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि क्रिस्टलॉइड तब देंगे जब हमें इंटरस्टिशियल वॉल्यूम को बढ़ाना है ना, मतलब मेनली फॉर, इट इज मेनली फॉर इंटरस्टिशियल वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। बट कॉलॉइड्स हैं ये मेनली फॉर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है कि इंटरस्टिशियल वॉल्यूम में कैसे होगा कि जैसे ये वेसल्स है, इसमें हम चढ़ा देते हैं मान लीजिए इस वेन में, तो यहाँ से डिफ्यूज करके और ये टिश्यूज में यहाँ 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 फ्लूइड आ जाएगा। तो चलो ठीक है, इंटरस्टिशियल वॉल्यूम को बढ़ाना है, इसका साफ मतलब है कि ये फ्रीली परमिएबल है टू कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये आराम से इसके थ्रू, कैपिलरी के थ्रू इंटरस्टिशियल सेल्स के बीच में इधर आके और ये फंस सकता है, पर ये ऐसा नहीं है, इसीलिए ये नॉट फ्रीली परमिएबल टू कैपिलरी मेम्ब्रेन। मतलब ये आप दे रहे हैं वेसल्स में, है ना, वेन में दे रहे हैं, तो ये वेसल्स में ही दौड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये इधर डिफ्यूज हो जाए, इधर 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 भाग जाए, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो जाए इस वेसल्स का। ये वेसल्स के लिए है, वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ाता है, और वो है मेनली फॉर इंटरस्टिशियल, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो इंटरस्टिशियल में पहुंच जाएगा, है ना। ठीक है, कुछ फ्लूइड्स की बात कर लेते हैं। आरएल, तो आरएल जो है वो आइसोटोनिक है, ठीक है। बफर बैलेंस्ड फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। डेक्सट्रोज है, तो डेक्सट्रोज अलग अलग टाइप का आता है, जैसे कि एक है 2.5%, एक है 5% और एक है 7.5%। तो ये जो 2.5% है ना, ये हाइपोटोनिक है, और ये वाला है आइसोटोनिक। आप क्लिनिक में गए होंगे तो मोस्टली डेक्सट्रोज जो होगा वो 5%, तो इसका मतलब हमें आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को ट्रीट कर रहे हैं, तो मतलब आइसोटोनिक फ्लूइड चढ़ा रहे हैं। ये आइसोटोनिक फ्लूइड, ये आइसोटोनिक क्या बोल रहा था मैं, हाँ, आइसोटोनिक डेक्सट्रोज जो है ये 5% होता है, और यही यूज किया जाता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए। मतलब ये ट्रीटमेंट हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन क्या है, इसको आइसोटोनिक फ्लूइड ही देते हैं। ये जो 7.5 वाला है, ये रेयरली यूज होता है। ये क्यों नहीं यूज होता है, या हाइपोटोनिक डेक्सट्रोज हमें क्यों नहीं देना चाहिए, इससे क्या होगा कि हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा अचानक से। अब इस हाइपरग्लाइसेमिया से जो पेशेंट है ना, उनमें मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है ना, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है ना। तो ठीक है, हल्का सा तो दिया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि जितना डेक्सट्रोज चढ़ा रहे हैं वो 7% चढ़ा दें ना, ऐसा हाइपरटोनिक इसलिए बचना चाहिए, इससे मेंटेशन पता नहीं अचानक से कोलैप्स करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और
स्पेशली जो पेशेंट हैं जिनमें फॉर एग्जांपल यूरेमिया है, तो अगर इमरजेंसी कंडीशन है, फ्लूइड थेरेपी के लिए आया है, पता है नहीं है क्या नहीं है, अगर ऐसे केस में दे दें तो पता चले जो यूरेमिया है या कार्बोहाइड्रेट इनटॉलरेंस है, तो ऐसे पेशेंट्स कोलैप्स कर सकते हैं ना, रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्टरलाइजेशन। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन एक्चुअली बहुत कम आते हैं, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा इनको याद करने की ज़रूरत नहीं कि बुक लेके और फिर रट रहे हैं कि स्टरलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है। इस नोट्स के बाहर अभी फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टर्म है जैसे एसेप्सिस है, तो एसेप्सिस का क्या मतलब होता है कि ये है एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन लिविंग टिश्यू। इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, ये वर्ड है पैथोजेनिक। पैथोजेनिक माइक्रोब्स नहीं है, इसका मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं एसेप्सिस। दूसरा कंडीशन है स्टरलाइजेशन, एक टर्म है स्टरलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, अब हमें पैथोजेनिक हो या नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोसेस है ऑफ किलिंग ऑल माइक्रोब्स। ठीक है, सबको मार दिया जाएगा, उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। अगला बात करते हैं एंटीसेप्सिस। ये टर्म क्या बताता है कि यूज ऑफ एंटीसेप्टिक्स टू एलिमिनेट, फिर बात आएगी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भगाने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं, मतलब प्रोसेस को बोलते हैं एंटीसेप्सिस। एक वर्ड इसी से मिलता जुलता है, उसको भी देख लेते हैं, डिस इन्फेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि जर्मिसाइडल केमिकल एजेंट होते हैं दैट किल्स पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब देखिए, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म किल तो कर रहे हैं, मतलब ये जर्मिसाइडल एजेंट है, वो तो एंटीसेप्टिक भी कर रहा है, ये भी पैथोजेनिक को किल कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन इनएनिमेट या नॉन लिविंग थिंग्स, उसको बोल लेते हैं डिसइंफेक्टेंट, है ना। और ये है एंटीसेप्सिस, जैसे कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि स्क्रबिंग करना चाहिए, बीटाडीन से करना चाहिए और ये करना चाहिए, तो ये जो प्रोसेस था वो था एंटीसेप्सिस। हम जो मटेरियल है, जो ऑर्गन है जहाँ पे इंसीजन होने वाला है, वहाँ पे हम एंटीसेप्सिस अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कि पूरे सैनिटेशन की बात करेंगे, पूरे इलाके में क्या करते हैं, अब इस पूरे ओटी टेबल की बात करेंगे ना, कि इस ओटी टेबल को साफ कर देना है, तो उसको जिस चीज से साफ करेंगे वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। बाउल्स हैं, बर्तन हैं, इन सब को साफ करने वाले केमिकल्स डिसइंफेक्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, ओके। एक इसी इन्फेक्शन से या स्टरलाइजेशन से एक सिमिलर एक वर्ड है जो वैसे वीपीएच में बताया जाता है, लेकिन यहाँ भी पढ़ सकते हैं उसको, वो है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है कि डिजीजेज या इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, उसको बोलते हैं नोसोकोमियल
इन्फेक्शन, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटलाइज हुए और उल्टा बीमारी लेकर आ गए। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन की बात कर लेते हैं। क्या क्या मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के। सबसे नंबर 1 पे है हीट। ये क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वही कोगुलेट हो जाएगा। मतलब हीट क्या करता है, कोगुलेट प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हीट ड्राई भी हो सकता है, तो एक होता है ड्राई हीट, एक होता है मॉइस्ट हीट। अब यही चीज जो मॉइस्ट हीट से करेंगे इसको बोल देते हैं ऑटोक्लेव, है ना, ऑटोक्लेविंग कहला जाएगा। ड्राई हीट से करते हैं तो इसको बोलते हैं हॉट एयर ओवन। अब ये और हो सकता है कि बॉइलिंग वाटर में कर दें कुछ, या डायरेक्ट फ्लेम जला दें, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हीट हो गया। ये तो एक मेथड हो गया हीट। दूसरा मेथड है वो है केमिकल। तीसरा है रेडिएशन, और चौथा है मैकेनिकल। इसमें याद कुछ नहीं रहना, बस याद रखना कि जो केमिकल है ना, ये है गोल्ड मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। बेस्ट मेथड है ये गोल्ड स्टरलाइजेशन। अगर केमिकल से किया जाता है तो वो गोल्ड स्टरलाइजेशन कहलाता है, बस ये याद रखना है। बाकी ऑटोक्लेविंग या कुछ इनके टेम्परेचर्स देख लेते हैं। ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग को देख लेते हैं कि ये कितना पे होता है। तो याद रखना है कि ये 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट और 15 psi प्रेशर, बस ये याद रखना है कि इसी पे ऑटोक्लेविंग होता है। हॉट एयर स्टरलाइजेशन, हॉट एयर स्टरलाइजेशन जो है ये 160 डिग्री है और 1 घंटा, या 180 डिग्री है फॉर 30 मिनट। उतना इन डिटेल में इनको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इंफ्रारेड हॉट एयर ओवन 150 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है कि पूरा का पूरा सर्जिकल पैक है ना, जो भी सर्जरी में यूज होता है, कल हमने पढ़ा है ना सर्जिकल पैक्स किस कैटेगरी में आते हैं। तो जो याद रखना ये है कि ऑल सर्जिकल पैक्स स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव। पूरा सर्जिकल पैक जो है उसको स्टरलाइज किया जाता है ऑटोक्लेव से। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट अब है कि जो ब्लेड है ना, बीपी ब्लेड, ये इसको स्टरलाइज करते हैं हॉट एयर से। ऐसा क्यों है भाई कि इसको हॉट एयर से करेंगे बाकी को ऑटोक्लेव में करेंगे? क्योंकि अगर इसको ऑटोक्लेव में डाल देते हैं ना तो इसके एजेस जो हैं वो ब्लंट हो जाएंगे, है ना। ब्लंट नहीं भी होंगे तो वो डल हो जाएंगे, बस ये याद रखना कि एजेस डल हो जाएंगे, जिसके कारण से बीपी ब्लेड ऑटोक्लेव में नहीं जा सकता। ठीक है, अगर अब बॉइलिंग वाटर के लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बाकी तो उसमें इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा है नहीं। बस बॉइलिंग वाटर में होता है कि बॉइलिंग वाटर में अगर हम कुछ स्टरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें बैक्टीरियल स्पोर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा, मतलब बॉइलिंग वाटर कांट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल
स्पोर स्पोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको फिर भी इसको डिस्ट्रॉय करना है तो क्या करो कि ये बॉइलिंग वाटर जो है उसके अंदर ऐड कर देना है 2% सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो स्पोर जो है वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा। फ्लेम्स फ्लेम की बात कर लें कि फ्लेम कब यूज होगा, तो जो वायर लूप्स होते हैं उसके लिए मेनली यूज होता है, तो मेनली यूज फॉर वायर लूप्स। ठीक है, अब गोल्ड स्टरलाइजेशन की बात करते हैं जो कि है केमिकल मेथड्स, है ना। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इसमें जो एजेंट है वो पता ही होगा, वो है इथिलीन ग्लाइकॉल। अदर केमिकल भी लेकिन यूज होते हैं, तो अदर केमिकल्स में है फॉर्मलिन, है ना, और इसके अलावा जो ये फॉर्मल्डिहाइड का ना फ्यूमिगेशन भी किया जाता है ना, फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन में काम आ जाएगा। इसके अलावा आयोडीन है और केमेनोफोर है या H2O2 है, तो कोई भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी यूज़ किया जाता है, तो ये भी अच्छे केमिकल्स हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मलिन के जो वेपर्स होते हैं ना, उससे स्पोर किल हो जाते हैं ना, तो ये इसके जो वेपर निकलेंगे वो स्पोर को किल कर देंगे, है ना, स्पोर खत्म कर देंगे। ठीक, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ यूज हो जाते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है या डिटर्जेंट है या सिंपल सोप है ना, इन सब को भी यूज़ किया जाता है। ठीक, अगला बात करते हैं रेडिएशन। उस मेथड को बोलते हैं इरेडिएशन, रेडिएशन से होने वाला स्टरलाइजेशन। तो ये किसके लिए करते हैं, तो याद रखना है कि जो ऑपरेशन थिएटर है उसके स्टरलाइजेशन के लिए। तो एक यूवी लैंप होता है और इससे यूवी रेज निकलता रहता है, इसको छोड़ दिया जाता है और ओटी में कोई नहीं है, फिर जैसे ही कोई एंट्री करता है तो इसको बंद कर देते हैं, तब तक ये स्टरलाइज किया रहता है। तो बस यही याद रखना है कि यूवी रेज फ्रॉम लैम्प्स, है ना। ठीक, आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करते हैं। इसमें जो इरेडिएशन होते हैं तो इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन ही मेनली यूज होते हैं। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन गामा या बीटा रेडिएशन है। तो ये आयनाइजिंग रेडिएशन जो मेनली यूज है वो आईवी कैथ या फिर जो डिस्पोजेबल सिरिंज है, डिस्पोजेबल सिरिंज है या इंट्रा कैथ है या आईवी कैथ है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस आयनाइजिंग रेडिएशन की ना पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, तो बस ये लिख सकते हैं कि ये डीप पेनिट्रेशन पावर होती है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई ख़ास इसमें यूज़ नहीं आएगा। मैकेनिकल की बात कर लें तो मैकेनिकल में कुछ फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जैसे कि जो डाईएटोमेसियस अर्थ है उसके फिल्टर्स होते आते हैं या सीज फिल्टर्स हैं, तो ये भी यूज़ किए जाते हैं। जब आप पढ़ते हैं BS लेवल 4 BS लेवल 3 तो उसमें फ़िल्टर्स लगाना कंपलसरी है या नहीं है, वो आप उसके डिटेल्स में जब देखेंगे तो आपको और बेटर चीज़ें याद आ जाएंगी। तो हल्का सा याद आ रहा होगा कि वहाँ पे फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं, तो वो मैकेनिकल मेथड है। ठीक, अब
कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर बॉइलिंग वाटर है, मान लीजिए ऑटोक्लेव नहीं है किसी के पास ना, कि ऑटोक्लेव है ही नहीं, क्या करे, जैसे फील्ड कंडीशन है या कुछ है, तो लोग ना बॉइलिंग वाटर में रख देते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, डायरेक्ट कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को। तो अब क्या करना है कि अगर ऑटोक्लेव है नहीं, इतना बढ़िया से नहीं है स्टेरिलाइजेशन, बॉइलिंग वाटर है, तो ऐसे केस में एक चीज़ है जो बहुत काम आती है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें क्या किया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये बॉइलिंग वाटर में ऐड कर देते हैं। इसके कारण से ये वो जो पता है कि सॉल्यूशन में अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एलिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो बढ़ जाएगा, इसके कारण स्टरलाइजेशन और आसान होगा। और प्लस ये क्या करता है कि ब्लंटिंग और रस्टिंग, ये दोनों को भी ना नहीं होने देता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ छोटा छोटा टर्म्स हैं, जैसे कि नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस में ज़्यादा नहीं याद रखना है, ये डिटेल में पैथोलॉजी में पढ़ा जाएगा। अभी के लिए याद रखना है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, केजियस होता है, लिक्विफेक्टिव होता है। ये जब कब होता है, बस ये देख लेते हैं, एक एक कंडीशन देख लेते हैं। केजियस याद होगा कि ये टीबी के केस में होता है। ये होता है जब एब्सेस हो जाए, या ब्रेन में जो नेक्रोसिस होता है वो भी लिक्विफेक्टिव होता है। कोगुलेटिव की बात करें तो ये इन्फाक्शन जब होगा, तो इन्फाक्शन इन स्प्लीन, तो ये कोगुलेटिव टाइप का देखा जाएगा। अगला बात करते हैं अल्सर। तो अल्सर ऐसा वुंड है, मीन्स इट इज अ वुंड that do not have tendency to heal. It is a wound that do not have tendency to heal. हील होने की कोई टेंडेंसी नहीं है। ये जनरली आपको दिखा जाता है जो डायबिटीज़ मेलाइटस है इस केस में, और ये न्यूरोपैथिक कहलाता है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस में ऐसा होता है। या फिर जो बेड सोर कंडीशन है, इस कंडीशन में इस्चेमिक हो जाता है। इसका कॉज है इस्चेमिक, या फिर इसी को प्रेशर अल्सर भी कहा बोलते हैं कि प्रेशर अल्सर है बेड सोर के केस में। और ये है डायबिटीज़, है ना। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के में इस टाइप का एक इम्पॉर्टेंट इसमें याद रखना है, वो ये है, एक वर्ड है, टर्म, इसका नाम है रोडेंट अल्सर। ये पूछा जाता है कि रोडेंट अल्सर क्या है, तो याद रखना है कि ये अल्सर है ही नहीं, नाम है बस इसका अल्सर। ये एक्चुअली में है नियोप्लाज्म, है ना। ये बस नाम है अल्सर, इसको भी यहाँ पे हमने डील कर लिया। अगले लेक्चर में ये जनरल सर्जरी ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। अभी के लिए आप इस वीडियो को कहीं कुछ ग्रुप्स में शेयर कर दें ना, क्योंकि रिस्पांस थोड़ा सा लो है। फर्स्ट वीडियो पे अच्छा आया था, फिर उसके बाद या तो सीरियसनेस कम हो गई है, तो उससे थोड़ा सा डीमोटिवेशन जैसा आ रहा है। ऐसा करें आप इसको, और थोड़ा सा कमेंट करें, कुछ बताएं कि हाँ क्या हो सकता है, और इसमें और इन डेप्थ पढ़ने का ज़रूरत है, या और मैं इसमें क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो कुछ सजेशन अगर हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ठीक लग रहा है कि हाँ ये सीरीज़ बढ़िया है, तो आप लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।